नमस्कार साथियों, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके यूपी पेट जो कि आपकी आगामी परीक्षा है उसके संबंध में मॉडल टेस्ट नंबर 2 को हल करेंगे। इससे पहले हमने आपके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 2 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके द्वारा आपकी जो टेस्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन छात्रों ने अभी तक हमारे पार्ट 1 तथा मॉडल टेस्ट नंबर 1 को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे अन्य छात्रों को इसके संबंध में सहायता प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम आपके लिए इस चैनल पर लगातार अन्य टेस्ट को सॉल्व कराते रहेंगे और आप लोग अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग 41 यानी सवाल नंबर 41 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने आपके लिए पार्ट 1 में लगभग 40 सवाल कंप्लीट करा दिए थे मॉडल टेस्ट नंबर 2 में। चलिए आज हम लोग 41 यानी 41 नंबर सवाल देखते हैं शेड नंबर 2 का। और सवाल नंबर 41 है हमारा, क्या है बच्चों? सवाल नंबर 41 है हमारा। सवाल नंबर 41 कह रहा है कि कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बच्चों पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम का ज्योतिर्लिंग, तीसरा ऑप्शन है बच्चों जम्मू कश्मीर गुलमर्ग और दोस्टमार्ग, और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है ये बड़ा हिल स्टेशन। क्लियर है आपको? हो गया हमारा सवाल नंबर 41। ठीक है, कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर है बच्चों? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर आज का 2 और टोटल 42 और 42 में सवाल नंबर है हमारा। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? बच्चों सवाल पूछ रहे हैं हमारा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है। सिंपल है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। ब्रिटिश फाउंडेशन, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, और चौथा है वर्ल्ड बैंक। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा बच्चों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की जगह रिपोर्ट भी जारी करता है। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, इसको बच्चों फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, जो भाई आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर हो गया? सवाल नंबर आज का हमारा 43। सवाल नंबर 43 है हमारा कि आर्मेनिया की राजधानी क्या है? सिंपल सवाल है, आपके आयोग के द्वारा लगातार कई देशों की राजधानी पूछी जाती रही है, तो उसी संबंध में ये सवाल पूछा गया है कि आर्मेनिया की कैपिटल क्या है। बच्चों आपके ऑप्शन है एरेवान, नंबर 2 टोक्यो, नंबर 3 पेरिस और नंबर 4 वेनिस शहर। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, एरेवान है कैपिटल आर्मेनिया की। ठीक है, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध थोड़े दिन पहले जो चर्चा में रहा था उस संबंध में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्मेनिया की कैपिटल हमको पता होनी चाहिए। तो आर्मेनिया की कैपिटल बच्चों का है एरेवान। इसके अलावा जो टोक्यो है बच्चों वो कहाँ की कैपिटल है? फ्रांस की, सॉरी जापान की, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और ये वेनिस शहर है बच्चों इटली का शहर है। क्लियर है? इटली का शहर है वेनिस, टोक्यो जापान की कैपिटल है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, एरेवान आर्मेनिया की कैपिटल है। चलिए क्लियर हो गया आपको? चलिए सवाल नंबर 44 देखते हैं हमारा। और 44 सवाल नंबर हमारा कह रहा है कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है बच्चों, तो आपके ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे नैरोबी, पेरिस, ब्लैंड और वियना। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन का बच्चों कहाँ पर है हेडक्वार्टर? वो है ग्लैंड कहाँ है बच्चों? ग्लैंड है स्विट्जरलैंड। कहाँ है बच्चों? स्विट्जरलैंड की ग्लैंड शहर में स्थित है बच्चों आईयूसीएन मतलब
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो कार्य करता है वो है IUCN। उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा बच्चों? प्लांट यानी स्विट्जरलैंड में स्थित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर 45 देखते हैं। 45वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यानी अवार्ड विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व की स्थिति में सुरक्षा के लिए अपनी कला का उपयोग किया है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग सवाल को? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक अवार्ड है जो विश्व में कला के द्वारा सुधार के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए दिया जाता है। और आपके ऑप्शन है बच्चों, ऑस्कर अवार्ड, नंबर 2 ग्रैमी अवार्ड, नंबर 3 क्रिस्टल अवार्ड और नंबर 4 फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्रिस्टल अवार्ड। क्या हो जाएगा? क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला से विश्व में सुधार के लिए कार्य किया है। ठीक है बच्चों, वही ऑस्कर अवार्ड बच्चों फिल्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी संगीत के लिए दिया जाता है, क्लियर है। और फिल्म फेयर भी भारतीय फिल्म उद्योग से संबंधित है, फिल्म में दिया जाता है। तो ऑस्कर फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिखता है, फिल्म फेयर के लिए फिल्मों के लिए दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है कला के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सवाल नंबर 46 है हमारा, सवाल नंबर 46 है हमारा कि जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ठीक है बच्चों, जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? और आपके ऑप्शन है बच्चों कर्नाटका, राजस्थान, केरला और उत्तर प्रदेश। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के लिए बच्चों बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन में ये नृत्य किया जाता है, उसका नाम बच्चों जैता है। जैता नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के रीजन से संबंधित है। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सवाल नंबर 47 है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्लियर है बच्चों? और आपके ऑप्शन है बच्चों स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, और ये स्विट्जरलैंड में बच्चों एक जगह है कोलोन। तो स्विट्जरलैंड की कोलोन में स्थित है बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। ठीक है, क्लियर है। सवाल नंबर 47 हमारा कंप्लीट होता है, और सवाल नंबर हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारत श्रीलंका के संबंध में पूछा गया ये सवाल। ओके, इसको स्टार्ट में लीजिए आप लोग। और सवाल नंबर 48 है हमारा कि भारत श्रीलंका वाणिज्यिक संबंध, वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता यानी जो भारत और श्रीलंका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कब किया गया? और बच्चों आपके ऑप्शन है 1948, 2005, 2015 और 2000। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2000। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। 1998 में ये हस्ताक्षर हुआ था, 2000 में लागू हो गया था। क्लियर है? इस समय हस्ताक्षर होते हैं बच्चों 2000 में दिसंबर में, और 2000 में ये लागू हुआ था। तो हस्ताक्षर पूछा गया बच्चों, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछा कब लागू होता तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता हमारा 2000 में। सन 2000 में ये लागू हो गया, मार्च 2000 में लागू हो गया था बच्चों, और दिसंबर 1998 में ये हस्ताक्षर किया गया भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता। क्लियर है? और हमारा सवाल नंबर 49 है उसका, उत्तर प्रदेश के संबंध में है, उत्तर प्रदेश का पेट का एग्जाम है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है ये वाला, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 49 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? अच्छा ऑप्शन चाह के बाघ, बारहसिंगा, हाथी और चीता। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों? बारहसिंगा। क्या है बच्चों? बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। इसको हम लोग दलदल हिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दलदल हिरण। क्लियर है? इसको हम लोग दलदल हिरण भी कहते हैं, इसको राज्य पशु बारहसिंगा को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक नाटक है जो संबंधित है गुप्तकाल से, उसको पूछा रहा है जिसके नाटक कौन है? नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का नाटक का लेखककार कौन है? सिंपल है, मुद्रा राक्षस का नाटक के लेखककार कौन है ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन से बच्चों
विशाखदत्त, कालिदास, बाणभट्ट और अश्वघोष। बच्चे सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, विशाखदत्त। यानी मुद्रा राक्षस की स्थापना रचना 4वीं शताब्दी, चौथी यानी 4th AD में किसने की बच्चों, विशाखदत्त ने। क्लियर है, मुद्रा राक्षस की रचना, और ये जो नाटक है इसकी रचना की बच्चों विशाखदत्त ने। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं। बाणभट्ट के द्वारा बच्चों एक रचना की हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। कालिदासी बच्चों कहाँ है, विज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। क्लियर हो गया। तो मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है उसके लेखक कौन है बच्चों, विशाखदत्त। चलिए हमने अभी 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, और सवाल नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गद्यांश है जो कि पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ठीक से गद्यांश पढ़ना होता है, और इसके माध्यम से जो सवाल पूछे गए हैं उनको हल करना होता है। चलिए इसकी बात करते हैं। गद्यांश को ठीक से पढ़िए मेरे साथ आप लोग भी ध्यान से, मैंने जूम कर दिया है जिससे आप क्लियर दिख सके, और सवाल इस पर दिए गए हैं बाद में लोग हल करेंगे। तो गद्यांश है हमारा कि समाज की विषमता शोषण की जननी है, समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी समानता शोषण उतना ही अधिक होगा। क्लियर है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं। ये बच्चों जो पैराग्राफ है ये हमारे समानता, शोषण और विषमता पर संबंधित है। वैसे भी ऐसा हम लोग देखते पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। आपको समाज में विषमता शोषण की जननी है, समाज में जितनी विषमता होगी समानता शोषण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं। इसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तो और वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। यानी एक व्यक्ति शोषक भी हो सकता है और शोषित भी हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग उपभोक्ता संरक्षण की हो जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहें। सवाल उठाया गया कि उपभोक्ता किसे कहें या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। एक है बच्चों समानता, उस व्यक्ति या उस व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी न किसी रूप में हर कोई व्यक्ति उपभोक्ता होता है और शोषण का शिकार होता है। ठीक है, और आगे पैराग्राफ में दिया गया है बच्चों क्या है, हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक, आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में, फुटपाथ पर तथा रेलवे लाइनों के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश की समाजोपयोगी उर्दोमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेद पोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू कर दे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, और एक लिखा कि उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों के द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तु एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी शामिल होते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वो वास्तव में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक है। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यदि से भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक। ऊपर गया इन सभी लोगों के अच्छे दिन आएंगे। दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है, न ज्यादा पढ़ा लिखा है, संपन्न है, न सरकार की उसकी परेशानियों को समझते हैं, और न कोई अन्य राजनीतिक पार्टी, जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती, ऐसे बड़े बुरे लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। न तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है, और न सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों की उपयुक्त
रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है, क्या क्या होगा इस देश का भगवान ही जानता है। चलिए, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अगर आपको दिक्कत हो, कौन सा सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा भी इस पैराग्राफ को वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और इसके जो सवाल आए हैं वो हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर हमारा है 51। सवाल नंबर 51 कह रहा है कि हमारे समाज में, हमारे देश में समाजोपयोगी उर्दूमुखी योजनाओं से वंचित पर कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो वंचित वर्ग पूछा गया कौन कौन से हैं, तो आपके ऑप्शन है बच्चों, सरकारी पेंशन विहीन वयोवृद्ध जनों का वर्ग। नंबर 2, किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग। नंबर 3, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क और रेलवे किनारे के झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, अशक्त लोगों का वर्ग। और चौथा ऑप्शन है बच्चों, आधुनिक सभ्यता पोषण व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गों का लोगों का वर्ग। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, अशक्त लोगों का वर्ग। ये है हमारा वंचित वर्गों का समूह। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ में कंफ्यूजन हो तो आप लोग दोबारा जाके पैराग्राफ को स्टॉप करके आराम से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आंसर कर सकते हैं। ठीक, सभी बच्चों की ये वाले आंसर्स हमेशा सही होने चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग पेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए सवाल नंबर 52 जो हमारे गद्यांश पर आधारित है तो देखते हैं कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन से लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, आपके ऑप्शन है पढ़े लिखे उपयुक्त रोजगार विहीन नवयुवक, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह। ठीक है, उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल। और चौथा ऑप्शन है नौकरशाह तथा एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। तो बच्चों सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ये लोग हैं बच्चों शोषण का शिकार। ठीक है बच्चों, गद्यांश में कहा गया है ये उपभोक्ता वह व्यक्ति का समूह है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं और इसी प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। ठीक है, और ये सवाल है हमारा कि समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। और आपके ऑप्शन है बच्चों, गरीबी एवं श्रमिक वर्ग से संबंधित है, उच्च शिक्षित एवं धनाढ्य हैं, घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश है, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। तो बच्चों सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे गद्यांश में कहा गया है मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया है कि वह अपनी इज्जत आबरू बचाता है और उसकी परेशानियों को ना तो सरकार समझती है ना कोई राजनीतिक पार्टी। ठीक है, और 54 पे आते हैं और सवाल नंबर 54 है हमारा कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार समाजोपयोगी उर्दूमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है। बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चाहे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। नंबर 2, समाज के धर्म परायण पंडित और कथावाचक लोग। नंबर 3, समाज का मध्यम और उच्च वर्ग। नंबर 4, शिक्षित और संपन्न नौकरी पेशा वर्ग। तो सही उत्तर जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल नंबर 55 देखते हैं और जो भी इस गद्यांश पर अंतिम सवाल है। और सवाल नंबर 55 कह रहा है हमारा शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्यापारिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ठीक है, और आपके ऑप्शन है बच्चों, संज्ञा और विशेषण शब्द, अणिक और तिक प्रत्यय। नंबर 2, विशेषण और संज्ञा शब्द, ऋणिक और तिक प्रत्यय। नंबर 3, विशेषण और विशेषण शब्द, तिक प्रत्यय। नंबर 4, संज्ञा और संज्ञा शब्द, अणिक और अतिक प्रत्यय। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 55 का सी। बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्यों शैक्षणिक जो लिखा गया है बच्चों वो शिक्षा प्लस 1, शिक्षा प्लस 1 तो हो जाएगा शैक्षणिक। क्लियर है।
और सांस्कृतिक भी संस्कृति प्लस एक। ठीक है, तो ये वाला एक पैराग्राफ हमारा गद्यांश समाप्त होगा। इस पे टोटल कितने सवाल थे बच्चों? 5। इसी तरह आपका दूसरा पैराग्राफ है, वो भी हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे और फिर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, और पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। पैराग्राफ ये है हमारा, हमारी प्राचीन संस्कृति, भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान करने को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना जाता है। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया जाता है तो निश्चित तौर पर दान देने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु और सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान देने वाले की पात्रता देखी जाती है और योग्य पात्र को दान दिया जाता है। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। धीरे धीरे दानदाताओं ने पात्रता को ध्यान देना बंद कर दिया और दयावश निरी और मूल्यों में बदलाव आया और अधिकतर लोग गरीब, ब्राह्मणों, अपाहिजों और गरीबों को दान दिया जाने लगा। शनि शनि समाज में भिखारियों को दान का पात्र समझने लगे। समाज में जब इस तरह के परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षा को अपनी आजीविका बना लिया। कभी कल बेसहारा लोग भीख मांगने लगे। काम न मिलने से भी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिला, बल मिला और पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली, मोहल्ला आदि स्थानों पर हर जगह होगी, क्योंकि यह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमारे सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म संप्रदायों, पंथ, विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म का से संबंधित है, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक परमात्मा का वास है। जागतिक विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है, यदि कोई पिछड़ा है तो उसे अपने साथ लेने से मानवता की उठती है। क्लियर है? हमने ये बात पूरा पढ़ लिया है और इस पे पूछे गए जो सवाल है अब हम लोग ई हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा हमारा पहला सवाल है कि मानवता कब खिल उठती है? मानवता कब खिल उठती है? और आपके ऑप्शन है बच्चों, जब पिछड़ों का सहारा दिया जाता है, जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले एक साथ आते हैं, जब सभी में स्थित परमात्मा को एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है और सभी का आध्यात्मिक विकास होता है। तो बच्चों क्या उत्तर हो जाएगा हमारा 56 नंबर सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तो मानवता खिल उठती है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 57 देखते हैं हम लोग। आज का सवाल नंबर 57 क्या है, जो इसका ध्यान पर आधारित है कि आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। तो आपको बताने हैं अधि प्लस आत्मा एक, दूसरा है आदि आत्मा प्लस का, तीसरा है अद्य प्लस आत्मा प्लस एक, चौथा है बच्चों आदि प्लस आत्मा प्लस एक। तो बच्चों सही तो रहेगा ऑप्शन नंबर ए का, 57 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अधि प्लस आत्म प्लस एक क्या रहेगा बच्चों? अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। क्या है बच्चों? अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, प्रत्यय एक है। क्लियर है? तो हमारा 57 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 58 देखते हैं हम लोग। 58 क्या है बच्चों? स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। तो ये किस तरह का वाक्य ये पूछा गया है? तो बच्चों हमारे ऑप्शन है मिश्रित वाक्य, सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य और विधिवाचक वाक्य। तो बच्चों हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा बच्चों संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य क्यों है? क्योंकि ये और के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें एक संयोजक है। क्या है बच्चों? संयोजक। और इसके द्वारा दो स्वतंत्र शब्दों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया है। तो एक स्वतंत्र वाक्य क्या है? स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे। दूसरा स्वतंत्र वाक्य क्या है बच्चों? अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। तो जब दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है तो और संयोजक के रूप में कार्य कर रहा है, और जब और जुड़ता है तो बच्चों वो कौन सा हो जाता है? संयुक्त वाक्य। क्लियर है? तो 58 का हमारा उत्तर हो जाएगा 58 का सी। ठीक है, 58 का
सी। चलिए 59 देखते हैं सवाल नंबर हमारा। एक अध्ययन के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था। क्या था बच्चों विवेकानंद जी का विचार? कि केवल हिंदू धर्म की पूरी अवधि सही है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों? सभी धर्म समान है और आध्यात्मिक संप्रदायों की अनुरूपता जायज और स्वाभाविक है। ठीक है। और सवाल नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी है हमारा, हिंदुओं को भारत में रहने और अपने धर्म पालन करने का अधिकार है। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, सभी धर्म समान है और सभी संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा सवाल नंबर 59, क्योंकि इस गद्यांश पर आधारित था। सवाल नंबर 60 पे आते हैं हम लोग, और सवाल नंबर 60 है हमारा, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? ठीक है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? ठीक है बच्चों। और आपके ऑप्शन है, भारत जैसे देश में एक धर्म का पालन। नंबर 2 है, भारत में अनेक धर्मों का पालन। नंबर 3 है बच्चों, ऑप्शन 3 है, भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों को अपनाना और पिछड़े लोगों पर अन्याय करना। तो सही तो हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, भारत जैसे देश में एक धर्म का अपनाना। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत जैसे देश में एक धर्म का अपनाना, ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के लिए क्या होगा बच्चों? प्राणघातक होगा, यानी हानिकारक होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों। चलिए, ये हमारे 2 पैराग्राफ पे लगभग 10 सवाल थे, लगभग 10 सवाल थे, वो हमने हल कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 61 को देखते हैं। और सवाल नंबर 61 है हमारा, मधुशाला। एक पुस्तक का नाम है बच्चों मधुशाला। पूछा गया कि मधुशाला किसके द्वारा लिखित है? और आपके ऑप्शन से बच्चों, महादेवी वर्मा, मैथिली शरणकोट, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 61 का। क्या हो जाएगा बच्चों? हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन की किताब का नाम है बच्चों मधुशाला, जिसमें मधुशाला मतलब मधु मतलब होता शराब, शाला मतलब जहां बेची जाती है, उसी के संबंध में इन्होंने पुस्तक का नाम रखा मधुशाला। तो किसकी पुस्तक है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है बच्चों। चलिए, मुहावरा है, और मुहावरा है सवाल नंबर 62 में, एरा गरे नत्थु खैरा। एरा गरे नत्थु खैरा, इसका सही विकल्प मतलब सही उत्तर में खोजना है। और आपके ऑप्शन से बच्चों, कमजोर आदमी, नाबोली आदमी, होशियार आदमी और गवार आदमी। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मामूली आदमी। क्योंकि जब कोई होता ना, जिससे कोई धमकी दे रहा है, तो लोग कहते हैं कि उसकी औकात ही क्या है, तो एरा गरा नत्थु खा रहा है, मतलब तो बहुत मामूली व्यक्ति है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एरा गरा नत्थु खा रहा मतलब मामूली व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति, नगण्य व्यक्ति। ओके। चलिए सवाल नंबर 63 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 63 है हमारा, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो ये संधि विच्छेदन और इसको संधि के रूप में हमको लाना है, प्रति प्लस आघात। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, प्रत्याघात, प्रत्याघात, तृतीयाघात, प्रत्याघात। तो बच्चों सही तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याघात। प्रत्याघात प्रति प्लस आघात का संधि रूप है। ठीक है बच्चों, प्रत्याघात पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सवाल नंबर 64 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 64 क्या है हमारा, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ठीक है, बाकी की त्रुटियां सुधारें। तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसको हमें शुद्ध में लिखना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों सवाल नंबर, चलो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले आपको। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। सवाल ऑप्शन 2, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो बच्चों इसका सही तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों? 64 का सी। क्या हो जाएगा बच्चों? 64 का सी। क्योंकि बच्चों जब भी यद्यपि लिखा होगा तो उसके साथ जो वर्ड आने वाला है वो परंतु नहीं, क्या होगा बच्चों? तथापि।
तथापि, तथापि बोलते हैं इस पे, तथापि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सही तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि बीमार था तथापि वह बहना चला गया। क्लियर है? तो हो गया हमारा सवाल नंबर 64। और सवाल नंबर 65 पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 65 है हमारा कि सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, ये एक शब्द बच्चा है, एक शब्द बताना है इसका। ये सब कुछ जानता है, उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं बहुज्ञ या अल्पज्ञ या अत्यल्प या अज्ञ। तो बच्चों उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानने वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है बच्चों को हम लोग कहते हैं बहुज्ञ, बहुत कुछ जानता है। ठीक है, जो अल्पज्ञ, जो अल्प जानता है, अल्पज्ञ, जो अल्प यानी अल्प ज्ञान है जिसको। ठीक है, जो सब कुछ जानने वाला उसको हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, अभी क्या है बच्चों, तो कुछ ना जानता हो, कुछ नहीं जानता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सवाल नंबर, ये मैथ के पाई चार्ट के सवाल हैं, इसको हम लोग बाद में अलग क्लास में एक में आपके कराएंगे। इसमें केवल पाई चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इनको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 86 में। सवाल नंबर 86 पे आते हैं हम लोग, और सवाल नंबर 86 क्या कहता है बच्चों? गिवन बिलो आर फोर जंप्ड सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट ऑर्डर। तो एक मतलब 4 सेंटेंस दिए गए हैं, एक मतलब एक ही वाक्य को 4 जगह तोड़ कर दिया गया है और उसको हमें सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक है बच्चों, और आपके ऑप्शन से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, however the rate of population increase is another important factor of considers. Option number B, this change can be expressed in 2 days. Number C, the growth of population refers to the change in the number of inhabitants of country. Option number D, first in terms of absolute number and second in terms of percentage change. तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परिचय दे रहा है, तो सबसे पहले हमारा बच्चा हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा बच्चों? क्योंकि ये 2 रास्तों को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 2, तो फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों आ जाएगा डी। ये दो, क्योंकि इसके द्वारा 2 तरीके इनकी बात की गई है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज और एक्सक्लूड नंबर। तो बच्चों हो जाएगा डी बचा हमारा लास्ट का ए। तो सही तो हो जाएगा बच्चों हमारा सी बी डी ए। ये वाला विकल्प में हमको दो देखना होगा, तो ये वाला विकल्प है सी बी डी ए, ऑप्शन नंबर ए। तो सही तो हो जाएगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 87 देखते हैं। 87 का है सवाल हमारा। 87 सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्लिगेटरी। किसका सिनोनिम्स बनाना है बच्चों? ऑब्लिगेटरी का। तो ऑब्लिगेटरी का बच्चों क्या मतलब होता है? अनिवार्य, आवश्यक। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन है बच्चों रेकलेस, यूजलेस, मैंडेटरी और अग्रेसिव। तो बच्चों सही हो जाएगा हमारा मैंडेटरी। मैंडेटरी का अर्थ होता है बच्चों अनिवार्य, आवश्यक, और रेकलेस का लापरवाह, यूजलेस में उपयोग ना हो जिसका, एग्रेसिव जिसमें मतलब गुस्सा ज्यादा होता हो, तो सुन लोग कहते हैं अग्रेसिव। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 88 देखते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 88 क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक with the most appropriate word. We must dash help to the homeless and physically disabled people. तो बच्चों जो खाली स्थान है सो एक शब्द आएगा, वो हमको ढूंढना है क्या शब्द आना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 87 है हमारा, सॉरी 87 तो हो गया था, 88 का बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बच्चों? 88 का ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा बच्चों? रेंडर, ही मस्ट रेंडर टू द हेल्प ऑफ होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 88 देखते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 88 हो गया, 89 देखते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 89 का है हमारा, सवाल नंबर 89 है हमारा बच्चों कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद कंटेंट्स द ग्रामेटिकली एरर। तो एक ऐसा भाग है जिसमें अशुद्धि दी गई है, वो हमको पहचानना है। और आपका बच्चों वाक्य है वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। और आपके ऑप्शन है बच्चों हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम आवर कॉलेज स्कूल फ्रॉम नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वन ऑफ द बॉयज। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा 89 का, क्या हो जाएगा बच्चों? ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? ठीक है, अब 89 का ऑप्शन नंबर ए। हैव्स बीन सिलेक्टेड की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? वन से शुरू हो रहा है तो इसकी जगह सिंगल फॉर्म होनी चाहिए, सिंगल यानी एक वचन आना चाहिए। और हैव नहीं होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? हैज। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हैज बीन सिलेक्टेड। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों? हैज। तो पहले वाले ऑप्शन में फॉल्ट है, ए नंबर ढूंढना था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 90 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 90 हमारा है, और 90 में क्या कर रहा है बच्चों? 90 में कर रहा है सिलेक्ट द पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमको उसको पैसिव बनाना है बच्चों। और आपके ऑप्शन है बच्चों द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। इसका हमको क्या बनाना है बच्चों? पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, नंबर 2 द वर्क वाज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, नंबर 3 द वर्क हैज बीन केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, और नंबर 4 द वर्क आर बीइंग केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे कोई वाक्य टेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा इज आर एम प्लस की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या जाएगा बच्चों? तो द वर्क, तो हो जाएगा द वर्क। फिर बच्चों सिंगल फॉर्म है तो इज आ जाएगा केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 91 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 91 लिखा है बच्चों इफ एंशिएंट को 2 5 1 6 8 5 9 और नेचर को 5 2 9 0 4 8 कोड में लिखा जाता है तो ट्रेन को किस कोड में लिखा जाएगा? ठीक है, हम लोग कोडिंग करें तो टी के लिए क्या बच्चों शब्द यूज किया गया हमने? 9। टी के लिए क्या बच्चों शब्द है? यूज 9। जो आर के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? 4। और ए के लिए शब्द क्या है बच्चों? 2। इसी तरह आई के लिए क्या बच्चों शब्द यूज किया गया? 6। और एन के लिए लास्ट से बर्थ है हमारा, उसके लिए 5। तो 94,265 हमारा कोड होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सी बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा 94,265। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 92 देखते हैं हम लोग। बी ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी ए से 92 बच्चों हमारा सवाल है। 92 का ऑप्शन हमको देखना है, पहले हल कर लेते हैं हम लोग। बी से दिशाएं हैं हमारी, तो बी ए के दक्षिण और पश्चिम में है। तो मान लेते हैं ये ए है, इसका दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे बच्चों कौन है? मान लेते हैं ए है। और सी बी के पूर्व में है और ए के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है बच्चों? ठीक है, कहाँ है बच्चों? सी बी के पूर्व में है और ए के दक्षिण पूर्व में है। यानी सी डी के पूर्व में सी, यदि सी डी के उत्तर में ए की समरेखा पर है
तो ए डी के दक्षिण पूर्व में होगा। ठीक है बच्चों, आगे वाले सवाल से पढ़ते हैं। सी डी के उत्तर की ओर है और डी ए की संदेशा पर है, ये वाला। तो डी किस दिशा में, ए की स्थित है। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको हल करिएगा ध्यान से। तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपको। जो दिशा दी गई है उत्तर, दक्षिण पूर्व और ईस्ट, इनमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी सी के उत्तर की ओर और बी ए के साथ समरेखा पर है, ये वाला मैन लाइन है जो बता रही है। चलिए सवाल नंबर क्या है हमारा 93, और सवाल नंबर 93 हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चों, एम एन का भाई है। क्या है बच्चों, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है। ठीक है, बी एम का भाई है, बी एम का भाई है। ठीक है, एम और एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन डी एम डी का भाई नहीं है। एम डी का भाई है, एम डी का भाई नहीं है बच्चों। एम का भाई है, एम डी का भाई है। ठीक है, लेकिन एम डी का भाई नहीं है। तो क्या हो सकती है बच्चों, बहन। तो एम डी से किस पर संबंधित है, तो ये निगेटिव पूरी है, निगेटिव मतलब फीमेल है, और ये डी की बहन है। क्या है बच्चों, बहन है। क्लियर हो गया। चलिए सवाल नंबर 94 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 94 है हमारा, क्या है बच्चों, 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, बैठ कर फिल्म देख रहे हैं। एस एक छोर पे बैठा है, क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये हो जाएगा बच्चों एस और क्यू। ठीक, पी और क्यू के बीच में बैठा है बच्चों, तो ओ पी क्यू। ठीक है, तो क्यू के छोर पर नहीं बैठा है, आर टी के बाईं ओर बैठा है। तो पी के दाईं ओर कौन सा बैठा है, तो बच्चों ये पूरा सिस्टम हो जाएगा हमारा यू आर टी ओ पी क्यू एस। सवाल क्या है हमारा, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो पी के दाईं ओर बच्चा कौन बैठा है, ओ बैठा है, या बैठा है ओ। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर 95 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 95 क्या है हमारा, सेंटेंस ए, सभी मेज किताबें हैं, सभी पेन किताबें हैं। ठीक है बच्चों, हम इसे मान लेते हैं ये सभी मेज है, ये मेज है, ये सभी मेज किताबें हो गई, बुक्स हो गई। इसके अलावा सभी पेन किताबें हैं। और बच्चों क्या हो सकता है कि ये वाला जो पेन है ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये भी सभी पेन किताबें हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या है बच्चों, ऑप्शंस क्या है, कुछ पेन कुछ मेज पेन है। फर्स्ट वाले बच्चों कुछ मेज पेन हो, कुछ किताबें पेन है। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन अगर बना लेते हैं हम लोग, ये वाला मान लेते हैं, ये है मेज। ठीक है, ये मेज है, ये बुक है। मान लो अगर वो वाला ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसे है तब तो ये वाला सही हो जाएगा कि कुछ पेन किताबें हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला बात। अगर मान लो वो ऐसे है और दोनों इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे को, तब ये क्या हो जाएगा, सभी पेन कुछ पेन किताबें हैं। तो ये वाला सही बैठ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम इसका एक कंफर्म करेगा, इस पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग 95 देखते हैं। 96 देखते हैं, 95 हो गया हमारा। ये हमारा 96 नंबर सवाल है। 9.625 - 2.23 इंटू
3.35 इंटू -2.23 प्लस 1.0016 माइनस 2.968। इसको जब हम हल करेंगे तो बच्चों, जब हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, क्या जाएगा, इनको हम लोग घटा दें तो 4.02 इंटू इसको हम लोग घटा दें तो बच्चों आ जाएगा 1.12। ओके, और ये हम लोग ये घटाएंगे इससे माइनस 2.9854। तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे बच्चों तो 4.5024 माइनस ये बड़ा घटा देते हैं हम लोग, ये बड़ी संख्या, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 96 का सी। क्या जाएगा बच्चों, 96 का सी। क्लियर है, क्या जाएगा बच्चों, 96 का सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, 1517। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग 97 देखते हैं। यदि x का 30% 120 है तो x का मान कितना है। ओके, x का मान पूछा है, ये हम लोग ऐसे निकाल देते हैं। x का 30% x इंटू 30% 30/100 बराबर है बच्चों 120। तो x का बराबर हो जाएगा बच्चों 120 इंटू 100/30, तो ये जाएगा 400। कितना जाएगा बच्चों, 400। तो सही तो जाएगा हमारा सवाल नंबर 97 का 400, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर हम लोग 98 देखते हैं। किसी किसान पत्र के में मनुष्य की बचत राशि 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि कुल उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपए है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत कितनी है। तो बच्चों सही तो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ये 98 सवाल है बच्चों, तो 98 का सवाल का ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग 100 का मान लेते हैं। ये प्रोविडेंट फंड वाली जो राशि है प्राइवेट वाली, तो k/3 बराबर है p/2 के। क्लियर है, तो 2 के बराबर है 3p के, तो k बराबर 3/3p/, तो ओके। q प्लस p है बच्चों 15,000, 1,50,000। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग 3p/2 प्लस p बराबर 1,50,000। जब p को करेंगे बच्चों 60,000 आ जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, प्रोविडेंट फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला p, तो अच्छा ऑप्शन आ जाएगा हमारा 60,000। चलिए 99 को देखते हैं हम लोग। √9 - 4√5, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा बच्चों, हमारा सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, √5 - 2। कैसे बच्चों, ये बच्चों ऐसे हो जाएगा √9 - 4 √5 बराबर √9 - 2 √20। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो √5 + 4 √2 -2 तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो बच्चों सही उत्तर जाएगा हमारा √5 - 2। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है हमारा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और ऑप्शंस बच्चों दिए गए हैं 25, 24, 23 और 18। तो चूंकि सबसे बड़ी संख्या का औसत 20 है, ठीक है, 7 क्रमिक संख्या तो ये माध्य संख्या है बच्चों, कौन सी, 20। तो इसके 3 पहले और 3 बाद में है। तो संख्या पहले वाली चाहिए 19, 18 और 17। बाद वाली संख्या हो जाएंगे बच्चों 21, 22 और 23। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 23 कर जाएगी 23। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मॉडल टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पे मॉडल टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आपके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 3 लेकर आएंगे। आपको लगातार ऐसे ही टेस्ट मिलते रहे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस श्रृंखला का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।